हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनी इंटरव्यू फॉर एसएपी पीएम मॉड्यूल। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक में मैं ये बताने वाला हूँ, आज का जो कंटेंट है उसमें ये बताऊंगा कि जो इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है ना, एसएपी पीएम मॉड्यूल दोस्तों फिर से एक बार बता देता हूँ। पीएम मॉड्यूल होता है वो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि एसएपी आया कहाँ से। पहला सवाल यही आता है ना, मतलब बोलेंगे कि भैया एसएपी किधर है, आपको कुछ पता है क्या? क्योंकि किसी भी चीज़ को बेस स्टार्ट चालू करने से पहले थोड़ा बेस पता होना जरूरी है। तो दोस्तों एक सिंपल सा मैं चीज़ बता रहा हूँ, एसएपी आया 1972 में। पहला सवाल, एसएपी कब आया? 1972 में। सबसे पहले किस कंट्री में है? विच कंट्री? सेकंड, विच कंट्री? एसएपी सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया या इम्प्लीमेंट हुआ? तो दैट इज जर्मनी। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट सवाल पूछा जाएगा कि एसएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज एसएपी फुल फॉर्म? तो दोस्तों घबराना नहीं है, एसएपी के फुल फॉर्म जो थे, ठीक है ना, उसको आप दो तरीके से बताइए कि एक था इनिशियल नेम। इनिशियल नेम क्या था ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप थोड़ा इम्पैक्ट डाल सके इंटरव्यूअर में कि आप थोड़ा स्टडी करके आ रहे हो। और दूसरा है करंट नेम। करंट मतलब अभी के जो नाम है उसको आप बताएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों इनिशियल नेम को मैं बताता हूँ। इनिशियल नेम था इसका, कैसे लिखता हूँ, सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेटा। ठीक है ना, पहला जो फुल फॉर्म था इसका ये था सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम डेटा। ठीक है, और अभी जो आया है इसका नाम क्या है? दूसरा वाला जो नाम है उसको क्या लिखोगे दोस्तों? दूसरे का नाम है जो करंट है, कैप्स में लिखता हूँ, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। अब ये देखो, अब इसमें देखो एसएपी का एसएपी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, फिर भी इसका एक जो जो वर्किंग है वो इसलिए है कि इसको हम डेटा प्रोसेस करते हैं। आपके मल्टीपल जो फंक्शनैलिटीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए हम इसको एज अ मतलब कोर टूल हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, एसएपी का फुल फॉर्म, इनिशियल फुल फॉर्म था सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम डेटा। ठीक है, दूसरा जो नाम था जो अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हर जगह यूज हो रहा है, वो है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, थोड़ा आपको बोल्ड कलर में भी दिखेगा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ सकता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, बेसिक ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा, उसी का तो आपका इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो उनको समझ में आता है कि हाँ है। तो इसके फाउंडर, नंबर ऑफ फाउंडर एसएपी के कौन थे? अब देखो दोस्तों, इतना नहीं पूछा है कि क्या 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 नाम थे, इतना सब नहीं पूछा जाता, किसी को याद भी नहीं रहता, थ्योरी है, कोई याद नहीं कर सकता, रटना नहीं चाहिए ना। तो सीधा ये 5 नंबर्स थे। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मनी के। ओके दोस्तों, तो ये मैंने जर्मनी, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा इसका दे दिया कि एसएपी कब आया 1972 में। एसएपी का जो ओरिजिन कंट्री है वो क्या था? जर्मनी। एसएपी का इनिशियल फुल फॉर्म क्या था? सिस्टम एनालिसिस प्रोग्रामिंग डेटा। अभी करंट नेम क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। इसके जो फाउंडर थे, कितने फाउंडर थे? 5 नंबर्स। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको ये सब के बारे में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। नाउ अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। ठीक है ना, पूछा जाएगा एसएपी के मॉड्यूल क्या होते हैं, मतलब मॉड्यूल मतलब क्या समझते हो? ऐसा नहीं कि पूछ दिया कि मॉड्यूल क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप है। मॉड्यूल मतलब क्या समझते हो आप एसएपी का? तो देखो दोस्तों, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि टू फंक्शन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी रिक्वायर टीम। सिंपल सा है,
आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टीम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, सिंपल है ना। अब टीम में आपका क्या है, अगर देखा जाए तो आपको स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, रॉ मटेरियल चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको मैन पावर चाहिए, ठीक है। आपको और क्या चाहिए? आपको मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। ये सब काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए या बजट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये सब भी आ गया, उसके बाद आपको क्या चीज़ का? प्रोडक्शन चाहिए। उसके अलावा जब प्रोडक्शन निकला गया तो उसके बाद क्या होगा? सेल्स एंड डिस्पैच होगा ना, सेल्स होगा, लॉजिस्टिक वाले घुसेंगे, ठीक है ना, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी टीम को मैंने टच कर दिया है कि ये सारे लोग टीम के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, मार्केटिंग। तो दोस्तों उसी को ही क्या किया इन लोगों ने, क्या किया कि एसएपी मॉड्यूल को ना, इन्हीं कुछ लोगों के जो कोर फंक्शनैलिटीज़ है, रॉ मटेरियल कोई आएगा तो उसके लिए ज़रूरत है हमको यार, उसके रॉ मटेरियल आया आपके प्लांट में, तो उसको अनलोड करने के लिए, उसको उस प्लांट में काम करने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। मैन पावर हुआ तो बाद में मेंटेनेंस है, वो नहीं होगा तो प्लांट अपकीप नहीं हो पाएगा। जो मटेरियल जितनी भी है उसकी बजटिंग इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। कोई तो बताएगा ना, कोई भी जो आपका जो कंपनी का जो ओनर है, ठीक है ना, उसको तो हमेशा पैसे की बात होती है कि पैसे कितना है क्या नहीं है, तो सबको ओवरऑल ट्रैक कौन करेगा? फाइनेंस वाला कौन करेगा? और जब इतनी सारी चीज़ें आ गई, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं निकालेगा तो कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा। उसके अलावा जब सारा प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद जब इसको जब आगे डिस्पैच करना है तो उसके लिए क्या? सेल्स है, लॉजिस्टिक की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, ये हमको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक पीएम मॉडल किस लिए आया ये आपको बताया। अब ठीक है, इसको थोड़ा और तरीके से करते हैं। तो मैं बताऊँ, इसका एक मॉड्यूल है जिसके बारे में बात करूँ, पीएम मॉड्यूल, ठीक है। पीएम मॉड्यूल मतलब क्या होता है? प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल, क्लियर है। जिस मॉड्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए चैनल मैंने स्पेशली बनाया हुआ है, उसी मॉड्यूल के बारे की बात है। तो हो गया पीएम मॉड्यूल, ठीक है। अब दूसरा मॉड्यूल है, उसको हम बोलते हैं एमएम मॉड्यूल। मतलब क्या? मटेरियल मैनेजमेंट। देखो मटेरियल मैनेजमेंट, देखो रॉ मटेरियल हो गया, आपका स्टोर में जो मटेरियल है वो भी हो गया, आपका जो मटेरियल बन के फिनिश गुड जो बना रखा हुआ है वो भी आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका है फीको मॉड्यूल, कैसे? फीको मॉड्यूल, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना। इसको थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है? फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग का थोड़ा प्लस माइनस होगा, संभाल लेना, ठीक है। फीको मॉड्यूल हो गया। उसके अलावा मैंने क्या बोला था? आदमी चाहिए ना, तो क्या ले? एचआरएम मॉड्यूल, एचआरएम मॉड्यूल मतलब ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, ठीक है। पीएम मॉड्यूल हो गया, एमएम मॉड्यूल हो गया, फीको मॉड्यूल हो गया, आपका एचआरएम मॉड्यूल हो गया। अब उसके बाद मैंने दूसरे एक डिपार्टमेंट बात की थी ना, प्रोडक्शन, पीपी मॉड्यूल, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, ठीक है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, ठीक है ना, प्लानिंग मॉड्यूल। देखो दोस्तों, आपकी एसएपी मॉड्यूल को ना आप ना कभी भी बोले तो ये चार या पांच जो है ना, ये हमेशा आप जरूर बोलना, क्यों बताऊँ। उसके अलावा जो भी सपोर्ट फंक्शनैलिटीज़ हैं, बट ये क्या कोर फंक्शनैलिटीज़ है जो आपको चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन सब के लिए ऊपर में आपको एक चीज़ और मिलेगा, पीएस मॉड्यूल, ठीक है ना, पीएस मॉड्यूल। उसमें क्या है? आपका प्रोजेक्ट सिस्टम। उसमें क्या होता है? आपका सारे मॉड्यूल एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, सिस्टम। तो क्या है, ये तो हो गया कि ओवरऑल कैसे इसको करेंगे, कैटर करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे इसको क्या होता है इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारा पार्ट होता है, वो पीएस मॉड्यूल है। बट फिर भी द कोर मॉड्यूल्स है पीएम मॉड्यूल, एमएम मॉड्यूल, फीको मॉड्यूल, एचआरएम मॉड्यूल, पीपी मॉड्यूल। इसके अलावा अगर आप चाहें तो क्यूसी मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, वो भी आ जाता है, जिसमें आप रिप्लाई दे सकते हो आप अपने कोई भी इंटरव्यूअर है उसको। बट दोस्तों पहले क्या, आप ना बोलते बोलते जब एक सब बोलने के बाद एक बार जस्ट बोलना सर, क्योंकि ये दिस मॉड्यूल है रिक्वायर्ड फॉर द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये रिप्लाई आप जरूर दीजिएगा, इससे क्या आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो
शायद मैंने कभी फेस किया या मेरे किसी कलीग ने मुझे बताया उसी को, ठीक है। अब दोस्तों जो अभी सिर्फ जैसे भी मैंने मॉड्यूल के बारे में बताया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बोला जाएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अगर जो होता है, जैसे पीएम मॉड्यूल है, क्योंकि मैं पीएम मॉड्यूल के ही इंटरव्यूज का मैं स्पेशली डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ रिक्वेस्ट टू, कैप्स छोड़ दो, रिक्वेस्ट फॉर वर्क। मतलब आपका कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी डिपार्टमेंट बनाएगा, वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। ये हो गया पहली बात। नोटिफिकेशन क्या होता है? ये होता है रिक्वेस्ट फॉर वर्क, ठीक है ना, या आपका इंटीमेशन ऑफ एबनॉर्मेबिलिटी, ठीक है, क्लियर। तो जो आपका जो नोटिफिकेशन होता है वो रिक्वेस्ट फॉर वर्क भी हो सकता है और इंटीमेशन ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी वो भी हो सकता है। अब बोलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। बोलेगा कि टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन है क्या क्या है, ठीक है। तो आप बताओगे इसको सीधा, M1 होगा, 6 टाइप के, टोटल 6 टाइप के हैं, M2, M3, M4, M5 और M6, ठीक है। टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन कितने हैं? 6 टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4, M5 और M6, ठीक है दोस्तों। इसको हमेशा याद रखना क्योंकि यही चीज़ें बेस है। अब पूछा जाए कि नोटिफिकेशन का टाइप तो पता है, बोलेगा कि M1 है वो क्या होता है? जो नोटिफिकेशन टाइप जो बोला ना M1, वो क्या होता है? M1 होता है PM नोटिफिकेशन, ठीक है। M1 होता है PM नोटिफिकेशन। M2 क्या होता है? ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन, ठीक है। पूछिएगा M3 क्या है? ये है जनरल प्लांट नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद बोलेगा M4 जो बोला था वो क्या है? तो आप बताओगे उसको, लाइन वॉक और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस नोटिफिकेशन, ठीक है। बोलेगा M5 तो आप बोलोगे शटडाउन नोटिफिकेशन। और बोलेगा M6 तो बोलेगा फैसिलिटी नोटिफिकेशन, ठीक है ना। जो भी नोटिफिकेशन है फैसिलिटी से रिलेटेड है वो, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि मैं क्या चीज़ बात कर रहा हूँ, इसका क्या है, अगर कोई व्यूवर्स है जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो भी प्लांट में काम जो होते हैं, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसके लिए ऑलरेडी शेड्यूल क्रिएट होता है और डिपार्टमेंट डिफाइंड होता है कि आपको ये सारे कार्य करने हैं, उसके लिए M1 नोटिफिकेशन होता है। अगर प्लांट में कोई ब्रेकडाउन हो गया जिसकी वजह से आपका लाइन रुक गया, प्रोडक्शन लाइन रुक गई, आपका क्या बोलते हैं वर्कमैन आवर्स लॉस हो गया, आपकी रिसोर्सेज लॉस हो रही हैं, सेफ्टी इशू आ रहा है, तो ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन होता है। M3 जनरल प्लान मेंटेनेंस नोटिफिकेशन, मतलब आपका कुछ भी छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे वेल्डिंग मशीन कनेक्शन कर दो, आपका क्या बोलते हैं कोई टैंकर है उसको अनलोड करना है, उसका नोटिफिकेशन बन गया, या कोई क्या बोलते हैं कपलिंग है टूट गया, उसको बोलेगा रिपेयर कर दो। तो कोई भी जनरल जो टूट फूट होती है प्लान के अंदर में, उसके लिए जो नोटिफिकेशन बनते हैं उसको M3 नोटिफिकेशन बोलते हैं। M4 नोटिफिकेशन दोस्तों लाइन वॉक या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस नोटिफिकेशन या CBM कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग नोटिफिकेशन। दोस्तों जो भी आप अपनी आंखों से, हाथ से, नाक से और छू के चीज़ों को महसूस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, किसी भी इक्विपमेंट के देख के, ठीक है ना। तो उसके लिए आप कुछ भी अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो आप M4 नोटिफिकेशन बनाते हो, ताकि आप क्या है क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट भी किसी डिपार्टमेंट के आसपास घूमते हुए निकल रहा है तो देखेगा तो वो उसको रेफर कर सकता है। M5 नोटिफिकेशन दोस्तों शटडाउन नोटिफिकेशन होता है, जो शटडाउन में होता है। M6 है फैसिलिटी नोटिफिकेशन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का टाइप भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आया कि नोटिफिकेशन और ऑर्डर में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, क्वेश्चन हो सकता है ना, डिफरेंस बिटवीन नोटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑर्डर, पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या है, मतलब
नोटिफिकेशन जो है इसका क्या अंतर आएगा, क्या समझ में आएगा बोल के। तो सिंपल है दोस्तों, नोटिफिकेशन क्या है, फिर से बोला, इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर वर्क और इंटीमेशन फॉर द एबनॉर्मलिटी इन द प्लांट, ठीक है। और जो मेंटेनेंस ऑर्डर है वो उसका क्या है, करेक्टिव पार्ट है। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन जो बनता है ना, उसके अगेंस्ट में काम करना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें क्या अपन मेंटेनेंस नोटिफिकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्टोर से कोई सामान बुक करना है उसको। तो समझ गए दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन है दैट इज रिक्वेस्ट फॉर वर्क, मेंटेनेंस ऑर्डर है दैट इज द आपका क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं सेकेंडरी पार्ट जो नोटिफिकेशन के बाद आता है, दैट इज द सक्सेसिव पार्ट ऑफ मेंटेनेंस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रिप्लाई को आप उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। बोला जाएगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसके लिए टी कोड क्या होते हैं। पहले तो पूछा जाएगा दोस्तों, पूछा सकता है टी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, समझ रहे हो। टी कोड, कोई पूछते कि टी कोड क्या होता है बता दो मुझे, तो आप टी कोड को बोलोगे, टी मतलब होता है ट्रांजैक्शन कोड। जैसे आप बैंक से कुछ अमाउंट निकालना होता है, तो किसी अमाउंट को निकालना है तो आप क्या करते हो, विड्रॉल में जाते हो, आप अपने अकाउंट में जाते हो, विड्रॉल करवाते हो, ठीक है। तो क्या आप ट्रांजैक्शन देते हो विड्रॉल का, बैलेंस इंक्वायरी, तो आप बैलेंस इंक्वायरी के बटन को दबाते हैं। तो इसी तरीके से एसएपी ने भी क्या किया है, अपना सिस्टम डिफाइन करके रखा है कि आप पर्टिकुलर नोटिफिकेशन सॉरी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड डालोगे तो ही वो आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब बात आती है कि टी कोड फॉर नोटिफिकेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सीधे दोस्तों आपको रिप्लाई देना है, IW की सीरीज से चालू होता है, सीरीज होती है जो नोटिफिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है ना। अभी आपको IW को बता रहा हूँ, तो IW21 फॉर क्रिएशन, IW22 फॉर डिस्प्ले चेंज, IW23 फॉर चेंज ऑफ नोटिफिकेशन, IW28 for mass change of the notification, IW29 for the display of the mass notification, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब बोलेगा कि मुझे ये बताओ कि टी कोड फॉर मेंटेनेंस ऑर्डर क्या होता है, ठीक है ना। टी कोड फॉर मेंटेनेंस ऑर्डर, तो आपको बोलना है कि सर इसके टी कोड भी IW की सीरीज से चालू होते हैं। टी कोड IW31 है तो क्रिएशन का होगा, IW32 है तो ऑर्डर चेंज का होगा, IW33 है तो डिस्प्ले का होगा, IW38 है तो मास चेंज के लिए होगा, IW39 है तो मास डिस्प्ले ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आपके टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन है PM01, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि थोड़ा जगह बने, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन में पहला है PM01, ठीक है। ये है इंटरनल मेंटेनेंस, जो आपके खुद के वर्कमैन है जो कंपनी के रोल में काम कर रहे हैं उनके लिए PM01 है। PM02 क्या है, एक्सटर्नल मेंटेनेंस, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर आपके आते हैं काम करते हैं उनके ट्रैकिंग के लिए आप PM02 क्रिएट करते हैं। PM03 है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है ना। इसका ऑलरेडी शेड्यूल डिफाइंड होता है दोस्तों, ऑलरेडी इसका मेंटेनेंस प्लान क्रिएट होता है, ठीक है ना। PM04 है वो है रिफर्बिशमेंट, ठीक है, जो मटेरियल जो खराब है उसको चेंज करने के लिए उसको बाहर पार्टी के पास भेजते हैं, वो रिप्लेस करके अच्छा बना के देता है, ठीक है। PM05 है वो है कैलिब्रेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट। PM06 है वो है मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन जो प्लांट में हो रहा है उसके लिए PM06। PM07 है वो है शटडाउन के लिए, और PM08 है वो है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर पूछेगा तो आपको ये सारे याद होने चाहिए एज अ, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो आपसे जो इंटरव्यूअर है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छा खासा नॉलेज रखते हो, ठीक है ना। तो नॉलेज कैसा, बाई हैंड नॉलेज रखते हो। तो वो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर में आप एक ऑर्डर बता के चुप नहीं हो सकते, क्योंकि डेफिनेटली जो इंटरव्यू ले रहा है उसको तो ऑलरेडी सारा चीज़ पता ही है, तो आपको बहुत उकसाएगा कि मुझे और बताओ क्या है। वो बाद में क्या उसके अंदर घुसेगा कि भाई
PM01, PM06 सब चीज़ पूछेगा आपसे, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। ये सारी वीडियो मेरे चैनल में आपको मिलेंगी भी। अगला सवाल जो ऑडिटर का आ सकता है वो होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय परचेस रिक्विजिशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लोग कंफ्यूज आते हैं रिजर्वेशन में, और मैंने देखा है परचेस रिक्विजिशन में किसी को बोलेंगे कि परचेस रिक्विजिशन बना दो तो रिजर्वेशन बना देता है, किसी को रिजर्वेशन बना दे तो परचेस रिक्विजिशन बना देता है। तो दोस्तों दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ये भी एक सवाल हो सकता है कि रिजर्वेशन और परचेस रिक्विजिशन में क्या होता है। रिजर्वेशन ऑफ व्हाट, रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। अगर बोलूँ तो आपका रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, मैं लिखता हूँ मटेरियल, पूरा लिख दूँ ताकि क्लियर है। मटेरियल रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल और परचेज रिक्विजिशन में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सा है, कोई भी स्टोर में अवेलेबल मटेरियल है जो एज ए इन्वेंट्री हम जिसको कहते हैं, उसको किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में बुक करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, तो उसको जो ट्रांजेक्शन जो स्टोर में जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं मटेरियल रिजर्वेशन के लिए। परचेज रिक्विजिशन एक ऐसा चीज है दोस्तों जो या तो स्टोर में अवेलेबल नहीं है या जिसकी क्वांटिटी कम है। सिंपल समझ में आ गया। मटेरियल रिजर्वेशन आपका स्टॉक अवेलेबल है तभी आप रिजर्वेशन बनाओगे, और मटेरियल रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन क्या है, मटेरियल नहीं है या क्वांटिटी बहुत कम है और आपको मेंटेन करना है, तो उसके लिए आप परचेज रिक्विजिशन बनाओगे। तो समझ गए परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, ठीक है। तो अब नया सवाल आएगा, दूसरा सवाल आएगा कि परचेज रिक्विजिशन टी कोड क्या है इसके। टी कोड मतलब वही जो बताया था ना, तो आपको दोस्तों सीधा बताना है, ये एमई की सीरीज से चालू होता है, ठीक है ना। एमई 51N, एमई 52N, ठीक है ना, एमई 53N, ठीक है। एमई 54 भी एक कोड होता है जिससे रिलीज करते हैं, एमई 55 जैसे मास रिलीज करते हैं पीआर को, ठीक है। तो आपका जो परचेज रिक्विजिशन का जो टी कोड है उसकी जो सीरीज होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम एमई, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एमई 51N क्या है, क्रिएट करने के लिए, एमई 52N है चेंज करने के लिए, एमई 53N है डिस्प्ले करने के लिए, एमई 54 है जो आपको क्या है इंडिविजुअल कोई भी पीआर को रिलीज कर सकते हैं, एमई 55 है जिसमें आप मास रिलीज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है क्या नहीं बोल के, ठीक है दोस्तों। मैं जो भी सवाल बोल रहा हूँ दोस्तों इंस्टेंट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। अगर आपको कोई लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बताई तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना कि सर आपने ये चीज़ गलत बता दी बोल के, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ परचेज रिक्विजिशन, ठीक है ना, परचेज रिक्विजिशन को पूछा है कि टाइप्स ऑफ परचेज रिक्विजिशन क्या है, ठीक है। तो आप सीधा बताओगे कि जो रिजर्वेशन टाइप, जो मटेरियल का जो क्या बोलते हैं आपका रिक्विजिशन है वो टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है ना। एक होता है नॉर्मल पीआर, ठीक है, दूसरा होता है सर्विस पीआर, तीसरा होता है कैपिटल पीआर, ठीक है। नॉर्मल पीआर होता है दोस्तों मैक्सिमम जगह पे 2 की सीरीज से चालू होता है, ठीक है। जो सर्विस पीआर होता है वो 3 की सीरीज से चालू होता है, ठीक है। और जो कैपिटल पीआर है वो 4 की सीरीज से चालू होता है। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि टाइप्स ऑफ परचेज रिक्विजिशन बताओ, ठीक है। तो आप इसको 3 रिप्लाई दे देना, उससे भी आपका निकल जाएगी, वो समझ जाएगी कि आप नॉलेज रखते हैं बोल के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल आ सकता है कि क्या बता सकते हो कि किस आदमी ने कौन सा पीआर क्रिएट किया, उसके लिए कोई टी कोड है, मतलब देयर इज एनी टी कोड टू फाइंड आउट हाउ मैनी पीआर क्रिएटेड बाय समवन। पूछा जा सकता है ना। आप देखो आप इंटरव्यू में हो तो आप आपकी जैसे ही नॉलेज रखा है तो आपको सवाल तो जरूर करेगा, तो आपको रिप्लाई देना है यस, क्या देना, रिप्लाई है यस। और टी कोड क्या है दोस्तों, ME5A, ठीक है। तो ME5A टी कोड के थ्रू आप किसी भी टी कोड में एंटर करके आप किसी भी डिपार्टमेंट के जो पर्सनल हैं उनका कोई ना कोई तो नाम होता ही है, तो उसका नाम सर्च करके आप उनके बनाए हुए सारे पीआर को देख सकते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नाम
आप पर्टिकुलर क्या होता है मटेरियल के भी हिस्ट्री देख सकते हो कि कब किसने कोई मटेरियल की पीआर बनाई है, ये सब करके, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब दोस्तों नया सवाल आ सकता है जो बहुत ही बेसिक है और बहुत ज़रूरी है कि आप प्लांट प्लांट क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लांट मतलब आपको सीधा ये बताना है कि आपके प्लांट मतलब डिफाइन होता है जिसमें सारे मॉड्यूल होते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्लांट का मॉड्यूल तो होगा, जैसे मैंने बताया था ना कि पीएम हो गया, एमएम हो गया, ये हो गया। तो प्लांट क्या होता है कि आप एससीपी के रिलेटेड पूछे प्लांट क्या होता है, तो आप सीधा यही बताइएगा कि किसी भी मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मनी के अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी प्लांट होता है जो एससीपी में बना होता है, उसमें जो एक्सपेंस है उसको शो करने के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताते हैं कि हमारे पास कितने प्लांट हैं। क्योंकि जीएसटी लागू हो गया दोस्तों, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है कि आपके प्लांट में कितने प्लांट है। तो क्या करती है बहुत सारी कंपनीज, वो अपने प्लांट के कोड क्रिएट करती है। जैसे कोई प्लांट है वो क्या है 1500 का टी कोड का कोड खोल दिया, किसी ने 2000 का कोड खोल दिया, ठीक है ना। आपकी कंपनी का भी एक अलग कोड होगा। तो इससे क्या होता है आपका ट्रांजेक्शन पता चलता है कि आपका जो जीएसटी हो रहा है या जो भी है कितने प्लांट हैं क्या है बोल के, आपको गवर्नमेंट भी नज़र रखती है और आपका ट्रैकिंग भी रहता है कि आप इतने प्लांट के अंदर में ही काम करेंगे। मान लीजिए कि आपका एक डिवीजन है, छोटा सा सेक्शन है, फिर दूसरा सेक्शन आ गया। अब हर एक सेक्शन का के लिए प्लांट बनाओगे ना तो दिक्कत में आ जाओगे। वो बोलेगा अरे आपने तो इतने मल्टीपल प्लांट करके रखे हैं, तो उसके क्या है लीगल जो कंप्लायंस है वो भी बहुत सारे आते रहते हैं। तो इसलिए क्या है आपको प्लांट को डिफाइन करना पड़ेगा। आपके पर्टिकुलर लोकेशन को एक या दो प्लांट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, चाहे कितने भी बड़े हेक्टेयर में आपको प्लांट बैठा हो, ठीक है। फर्स्ट अब आया कि फंक्शनल लोकेशन क्या होता है। फंक्शनल लोकेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि किसी भी प्लांट का जो सेक्शन होता है, ठीक है ना, जैसे कोई भी प्लांट होता है उसमें सेक्शन होते हैं। मतलब रॉ मटेरियल आया, ठीक है, उसकी अनलोडिंग हुई, बाद में उसकी कन्वेइंग हुई, बाद में अगर मान लो उसकी क्रशिंग भी हो गई, मान लो कैसी हो गया, बाद में क्या होगा उसकी प्रोसेसिंग हुई, उसकी हीटिंग हुई, बाद में उसकी पैकिंग हुई। तो हर एक चीज़ों को एक एक छोटे छोटे सेक्शन में मतलब सब डिवाइड करने के लिए क्या होता है फंक्शनल लोकेशन बनाया जाता है। अब बोला जाएगा वर्क सेंटर क्या होता है। देखो सिंपल सा, देखो कितनी चीज़ें हैं। वर्क सेंटर क्या होता है, तो ये क्या होता है डिपार्टमेंटल ट्रैकिंग, डिपार्टमेंटल ट्रैकिंग ऑफ मैन पावर एंड कॉस्ट। समझ गए। वर्क सेंटर क्या होता है कि किसी भी प्लांट में जो डिपार्टमेंट होते हैं, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, यूटिलिटी हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो एचआर हो गया, आपका हैंडलिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब क्या है किसी न किसी वर्क सेंटर के अंदर आते हैं। मतलब इनकी ट्रैकिंग होती है, खर्चे की ट्रैकिंग होती है कि इनका कितना खर्चा हो रहा है बोल के, ठीक है। आपको बोलेगा कि ठीक है ये आपको पता है, बाद में बोलेगा चलो मुझे एक चीज बताओ कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो दोस्तों कॉस्ट सेंटर भी यही है। देखो प्लांट मैंने बोला ना ट्रैकिंग करने के लिए, अब उसको अंदर और डिवाइड करा। मतलब देखो प्लांट एक ही बना के रखा है, उससे पता चला कि एक या दो प्लांट के अंदर ही आपके खर्चे आ रहे हैं, लेकिन आप अंदर से मतलब इंटरनली आप एज ए मैनेजमेंट टीम आप उसको सब डिवाइड कर सकते हो। बहुत ही माइन्यूटली आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या खर्चे हुए। तो कॉस्ट सेंटर क्या है, ट्रैकिंग ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन फंक्शनल लोकेशन जो सेक्शन है और डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपका जो कॉस्ट सेंटर है उसमें क्या आप कॉस्ट ट्रैकिंग करते हो कि मतलब जो भी प्लांट का जो कॉस्ट है ना उसकी आप ट्रैकिंग करते हो कि कहाँ है क्या नहीं बोल के, ठीक है। फंक्शनल लोकेशन से भी करते हो कॉस्ट का, लेकिन क्या कॉस्ट अल्टीमेटली कॉस्ट सेंटर के थ्रू ही आता है, समझ रहे हो। बहुत माइन्यूटली इसमें है। जीएल, जीएल क्या है दोस्तों, देखो ये क्या है, मैं एक वर्ड यूज करूंगा बही खाता, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बही खाता है किसी भी प्लांट में क्या है खर्चा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए क्या बही खाता बनता है, जिसमें क्या रॉ मटेरियल में कितना खर्चा हो रहा है उसके लिए जीएल बन जाता है। क्या बोलते हैं फिनिश गुड है उसका कितना खर्चा हो रहा है उसको पता है, उसका भी जीएल बन जाता है। मैन पावर है एचआर का, उसका भी एक जीएल बन जाता है। तो हर एक चीज़ का क्या मल्टीपल चीज़ें तोड़ के हम बनाते हैं और उसको देखते हैं चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि एसएपी में इक्विपमेंट क्या होता है। इक्विपमेंट तो आपको दोस्तों सिंपली एज ए मेंटेनेंस आप जो जानते हैं सिंपली वही बताइए, कुछ ज़्यादा इसमें देखो आप क्या हो प्लांट में एज ए मेंटेनेंस हो, जो मेंटेनेंस की टीम में एज अ एसएपी कंसल्टेंट आप वर्क करोगे, ठीक है ना। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इक्विपमेंट किससे कहते हैं, ठीक है ना। इक्विपमेंट क्या है, वो क्या कहता है फॉर द प्रोसेसिंग
ऑफ डिजायर्ड मटेरियल, हमको जो लगता है उसको हम इक्विपमेंट कहते हैं इन एनी प्लांट। ठीक है, सिंपल सा मैंने बताया, ये रिप्लाई देना है। ओके, अब दोस्तों अगर ऑडिटर है उसने आपसे और सवाल करेगा कि आपने ऑर्डर बता दिया, सब चीज़ बता दिया, अब वो देखिएगा कि थोड़ा और कौन घुसते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा और देखते हैं कि इसको और क्या पता है। तो सवाल करेगा कि आप मुझे बताओ कि जो रिजर्वेशन होते हैं, किसके रिजर्वेशन, फिर से बता रहा हूँ, मटेरियल रिजर्वेशन, वो आप कैसे ट्रैक करोगे? मतलब उसके लिए बोलेगा कैसे ट्रैक करोगे, इंडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, टी कोड ही पूछ रहा है, कैसे ट्रैक करोगे, टी कोड ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, इंटरनली। तो आपको बताना है कि इसके लिए टी कोड है MB21, MB22, MB23, ठीक है। तो ये टी कोड है जिसके थ्रू आप कोई रिजर्वेशन बना सकते हो, रिजर्वेशन चेंज कर सकते हो, या रिजर्वेशन देख सकते हो। 1 2 3 क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा याद रखना कि मटेरियल रिजर्वेशन के लिए पूछा जाएगा कि इसको चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि रिजर्वेशन में आप मूवमेंट टाइप क्या क्या दे सकते हो। तो दोस्तों आप देखना, सिंपली आप बताना कि कोई भी किसी कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में जो मटेरियल बुक कर सकते हैं उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं, किसी मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो मूवमेंट है उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं, कोई गेट एंट्री आया ऑर्डर के अगेंस्ट में सीधा बुक हो गया उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से बोल सकता हूँ मैं, अगर देखा जाए तो मूवमेंट टाइप होगा जो सीधा बुक कर दिया डिपार्टमेंट के अंदर में, इसको बोलते हैं 201 202 मूवमेंट। 201 बुक कर दिया, 202 मतलब गलती हुई कुछ हुई तो उसको रिवर्ट कर दिया। अब ऑर्डर के अगेंस्ट जो बोला उसका मूवमेंट होता है 261, तो 261 ऑर्डर के अगेंस्ट में हम मटेरियल डाल दिए, उसका रिजर्वेशन हम बना, उसको स्टोर से निकाले, वो हो गया 261, और चेंज किया उसको 262, ठीक है। नेक्स्ट जो बोला मैंने वो बोला कि ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई मटेरियल आया सीधा बुक हो गया, दैट इज कॉल्ड 101 102 मूवमेंट। 101 सीधा ऑर्डर के अगेंस्ट में स्टोर वाला आया, गेट एंट्री किया, GRN बनाया, सीधा डिपार्टमेंट को दे दिया, और जो 102 है वो क्या कुछ चेंज है या गड़बड़ है तो उसके लिए 102। क्लियर। अब आपका जो नेक्स्ट कोड है उसके लिए मैं बात करूंगा कि आप मटेरियल के स्टॉक को कैसे चेक करते हो, चेक। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मटेरियल स्टॉक चेक के लिए टी कोड होते हैं, ठीक है ना। आपको टी कोड याद रखना होगा कि टी कोड, क्योंकि देखो वो सिंपली आपसे टी कोड में बात रही कि आप कितने प्रोफिशिएंट हो, ठीक है ना। तो जो टी कोड है उसका टी कोड लिख दे रहा हूँ मैं, M कैप्स में MB5B, ठीक है ना। दूसरा है आपका MB5B एक बता दिया दोस्तों, उसके अलावा आ गया MM03, ठीक है। MB5B बता दिया, MM03 बता दिया, MMB बता दिया, ठीक है, और MB52 बता दिया। देखो दोस्तों ये सारे कोड से आप अपने डिपार्टमेंट का या प्लांट का स्टॉक चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बोले कि सब में अंतर क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि जो MB5B है, ये MB5B जो पहला कोड है दोस्तों, इसमें आप ये बता सकते हो कि आपका ओपनिंग देख सकते हो, आप ओपनिंग इश्यू, ओपनिंग हुआ कितना, इश्यू सॉरी रिसीव्ड हुआ मटेरियल कितना इश्यू हुआ, और कितना क्लोजिंग स्टॉक है, समझ गए। तो आप MB5B में ये आप बता सकते हो। अब दूसरा कोड आ गया आपका MM03, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल आप स्टॉक चेक करोगे, इसमें सीधा क्लोजिंग स्टॉक ही बताएगा, बिन का लोकेशन बताएगा, प्लांट बताएगा, सब बताएगा, ठीक है ना। MMB है उसमें भी इंडिविजुअल आप देख सकते हो स्टॉक को। MB5B है, इसमें देखो इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें आप मटेरियल टाइप, मटेरियल ग्रुप के हिसाब से आप स्टॉक चेक कर सकते हो। तो क्या होता है, इसमें मैंने वीडियो बनाई दोस्तों कि इसमें से बेस्ट टी कोड क्या है। तो सिंपली है कि सारे टी कोड अच्छे हैं, अपने अपने हिसाब से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ऑडिटर पूछेगा कि बेस्ट टी कोड क्या है, इसमें से आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, आप सीधे ये बोलना सर एज पर रिक्वायरमेंट। अगर बहुत बड़े लेवल पे देखना है तो MB5 भी देख लेंगे, अगर इंडिविजुअली छोटे छोटे आइटम है 10-15 आइटम है तो MM03 भी देख लेंगे, और एक आइटम है तो क्यों MB5 में जाऊँ, मैं MM03 में देख लूँगा। तो क्वांटिटी डिपेंड्स, ये टी कोड जो यूज़ करो ना उसके लिए क्या है, आप सीधा बताओ कि आपको मटेरियल की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, कि आपको पूछा कितना गया है, कितने मटेरियल चेक करने हैं। कम मटेरियल है तो MMB या MM03 में देख लो, अगर ज़्यादा है तो आपको MB52 या MB5B में देखना होगा। ये उसका रिप्लाई आपकी तरफ से होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब
एक बहुत चीज़ें हैं, जैसे बोलते हैं कि नोटिफिकेशन में इश्यू होता है। वो बोले कि नोटिफिकेशन में जब OSTS सॉरी OSTS ठीक है ना। तो OSTS है, इसका मतलब क्या होता है? तो नोटिफिकेशन में जो OSTS है इसका मतलब होता है आउट स्टैंडिंग नोटिफिकेशन। OSTS का स्टेटस होता है, ठीक है ना। किसी भी नोटिफिकेशन में नीचे लिखा होगा कि क्रिएटेड होता है या रिलीज होता है या क्या बोलते हैं प्रिंटेड होता है या प्रोग्रेस होता है या आउटस्टैंडिंग होता है या अंडर प्रोग्रेस होता है, जो भी है। तो OSTS है ना, वो सबसे डिफिकल्ट है। जो स्टेटस में जो OSTS आता है ना, वो डिफिकल्ट। आप जरूर बताना कि OSTS है, आप जरूर बताना कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, जिसकी वजह से क्या है, ऐसे भी सोचता है कि आपने वो पर्टिकुलर काम नहीं किया है, तो इसलिए क्या वो OSTS का रिमार्क देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे कि आपका जो फंक्शनल लोकेशन है, फंक्शनल लोकेशन, उसके लिए टी कोड क्या है? तो टी कोड है आपका IH01। सिंपल। फंक्शनल लोकेशन के लिए टी कोड क्या है? IH01, ठीक है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। सिंपली है, जो जो बता रहा हूँ वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जरूर पूछी जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इक्विपमेंट की लिस्ट। आप देख सकते हो इक्विपमेंट लिस्ट कैसे चेक करोगे इन SAP। तो उसके लिए टी कोड है दोस्तों IH08, ठीक है ना। तो इस टी कोड के थ्रू देखो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, इक्विपमेंट मिल जाएगा, इक्विपमेंट का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कब लगा मिल जाएगा, अब उसका क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका क्या बोलते हैं स्टार्टअप डेट कौन सा है, इसका इन्वेंट्री नंबर कितना है, सीरियल नंबर कितना है, मॉडल नंबर कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना है, इंडियन है या फॉरेनर मटेरियल है। उसके अलावा आपको पता चला है कि आपका इसमें डिपार्टमेंट कौन सा है। अगर नेक्स्ट है इसमें कोई वारंटी है या नहीं, ये भी आपको इसमें पता चल जाती है, ठीक है। तो इक्विपमेंट लिस्ट के लिए आपका टी कोड है दैट इज कॉल्ड IH08, ठीक है। अब बोला जाएगा कि पूछ सकता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट इन SAP, ठीक है ना। तो कोई बोले कि SAP में जो लेआउट होता है उससे आप क्या समझते हो या उसका क्या यूज है। तो ये क्या है आपका, सीधा बोलना, इट इज अ चॉइस ऑफ डिस्प्ले एज अ यूजर स्पेसिफिक और डिफॉल्ट। सिंपल है, इतना रिप्लाई देना। और थोड़ा इसको अगर थोड़ा और चीज़ समझाऊं तो सीधी सी बात है कि आपको अपनी स्क्रीन में ना अपने हिसाब से अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है और सोचना है कि मान लीजिए कि जो SAP सक्षम मॉड्यूल है वही है कि B सेक्शन में SAP PM मॉड्यूल वाला देखेगा, चेक करेगा और बोलेगा मुझे ऐसे ऐसे कॉलम चाहिए, इसी हिसाब से मुझे पैटर्न चाहिए। तो सिंपल है, वो अपना यूजर स्पेसिफिक बनाएगा और उसको लगता है कि पूरे प्लांट में एक ही टाइप का फॉर्मेट यूज होना चाहिए, डिस्प्ले सबको एक जैसा दिखना चाहिए, तो उसको बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देगा कि सबके लिए एक जैसा ही क्रिएट हो। तो कोई भी आएगा तो क्या है, आप उसको अपना जो स्क्रीन का डिस्प्ले है आप अपने हिसाब से बना सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड लेआउट, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों पूछा जाएगा कि SAP में हाउ टू डाउनलोड डेटा इन विच फाइल, डाउनलोड डेटा, और उसके बाद पूछा जाएगा फाइल टाइप। तो दोस्तों सीधी सी बात है, आप बोलोगे कि हाउ टू डाउनलोड डेटा में आप बोलोगे कि SAP में एक आइकन होता है जिसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है ना। स्प्रेडशीट के थ्रू आप डेटा को निकाल सकते हो। दूसरा पूछा जाए कि अगर है तो कौन सा फाइल है, तो आप फाइल बताओगे, आप उसको XLSX या बोल दो एक्सेल फाइल है या टेक्स्ट विद टैब, ठीक है ना। ये दो बता दोगे तो दैट विल क्लियर आउट कि आप SAP के बारे में जानते हो, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करना कि अगर कुछ भी चीज़ है, अगर लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, एक्सेल के अलावा टेक्स्ट विद टैब के अलावा कोई और दूसरी फाइल, तो प्लीज़ मुझे बताना कि अगर आपने इसमें वर्कआउट किया तो, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो है एक्सेलएक्स फाइल है उसमें भी आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा और, इसमें आपको जो फाइल है वो टेबल फॉर्म में आती है या पाइवोट फॉर्म में आती है।
मतलब एक होता है कि आपका मतलब आप उसको स्पेसिफिक एनालिसिस फॉर्म में जिसको पाइवट बोलते हैं, या नंबर सिंपल सा टेबल है उस फॉर्म में भी है। तो ये है डाउनलोड डेटा। और अगला सवाल आ सकता है दोस्तों आपके इंटरव्यू में कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजरिंग पॉइंट। तो दोस्तों इसका पहला तो है, आपको कभी बोला तो आपको टी कोड बताना, सर ये टी कोड है, IK से चालू होता है, ठीक है ना। तो उससे समझ जाए कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत नज़र रखते हैं, ठीक है ना। अब मेजरिंग पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, किसी भी इक्विपमेंट को जो कार्य करता है, वर्क करता है, तो उसमें क्या आप कुछ चीज़ मॉनिटर करते हो, जैसे टेम्परेचर चेक करते हो, ठीक है ना, RPM चेक करते हो, रनिंग आवर्स चेक करते हो, ठीक है ना, जो है आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्शन चेक करते हो, वाइब्रेशन चेक करते हो। तो क्या है, आपके एसएपी में कोई भी इक्विपमेंट है, आप उसके पैरामीटर चेक करते हो विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड। याद रखो, ये नहीं कि मेजरिंग पॉइंट पूछा तो आप सीधा बोलते हैं हाँ सर ये तो है, ये नहीं, आपको वर्ड यूज करना है विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड वैल्यू इन पर्टिकुलर यूनिट। जैसे टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, आरपीएम में आरपीएम हो सकता है, हर्ट्ज भी हो सकता है, रनिंग आवर्स से इन मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकता है, डेज हो सकता है, ईयर्स हो सकता है। प्रोडक्शन है वो टीपीडी हो सकता है, टन पर डे हो सकता है, टीपीएच हो सकता है, ठीक है ना। वाइब्रेशन है वो MM/सेकंड में भी ले सकता है, बोला कि एक्सेलरेशन के टर्म्स में ले लो तो MM/सेकंड स्क्वायर में भी ले सकते हैं। तो ये सबका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, उसी के प्लस माइनस में आपको चेक किया जाता है कि क्या है क्या नहीं बोल के, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी अपलोड फाइल इन SAP PM मॉड्यूल। तो आप बोलोगे यस, किसमें, इन मेंटेनेंस ऑर्डर। आपका आप ऑर्डर को, कोई भी एक्सेल फाइल है उसको आप, या PDF फाइल है, कोई भी फाइल को आप मेंटेनेंस ऑर्डर में आप लगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाई है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपली आपको बताऊंगा। दूसरा, इन परचेस रिक्विजिशन में भी आप मेंटेनेंस ऑर्डर किसी भी टाइप की फाइल को आप सेव कर सकते हो, अपने एज ए डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, ताकि क्या है आगे जाके आप उसको देख सकते हो कि उसमें क्या है क्या नहीं बोल के, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आप इसमें चेक कर सकते हो कि कोई भी फाइल है, टाइप्स ऑफ फाइल है, आप उसको SAP में अपलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सवाल आपका आ सकता है। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा पॉइंट, इक्विपमेंट वारंटी। आप इक्विपमेंट वारंटी मतलब क्या समझते हो। तो देखो, इक्विपमेंट वारंटी क्या होता है, कोई भी सप्लायर होता है या OEM होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, कोई भी इक्विपमेंट भेजता है तो क्या करता है, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें चेक करता है कि इसकी जो वारंटी है उसका पीरियड कितना है। जैसे वो क्या हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, या 18 मंथ भी हो सकता है, ठीक है ना, 2 ईयर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपका क्या है, आपका कोई भी इक्विपमेंट है जो परचेज डिपार्टमेंट किसी OEM से परचेज करता है, तो उसके साथ एक वारंटी क्लॉज लगाता है। क्लॉज क्या, कि कुछ भी इशू हुआ तो उसमें क्या है, वो उसको रिप्लेस करके देगा, रिपेयर करके देगा ऑन अ फ्री FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इक्विपमेंट वारंटी आपको पता होनी चाहिए, विच इज एप्लीकेबल फॉर द इक्विपमेंट, ठीक है। इसकी ट्रैकिंग किस में होती है, टी कोड है जिसको मैं आपको बताऊंगा। इसका जो नेक्स्ट टी कोड है जो पूछा जा सकता है कि किस में आप अपलोड कर सकते हो, तो आप लिखोगे ना IE02, मतलब क्या है, इक्विपमेंट है, उसके डेटा में आप वारंटी वाले में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। कैसे करना क्या नहीं करना, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है दोस्तों, तो उसको भी आप रेफर कर लेना, ठीक है। कल के दिन सवाल आएगा तो आप ये जरूर सोचोगे कि कहीं मैंने इसे देखा हुआ है, ठीक है। अब पूछा जाएगा दोस्तों कि जो आपका जो प्लांट है उसमें जो इन्वेंट्री है, ठीक है ना, आप इन्वेंट्री में जानते हो ना, तो उसको बोले टाइप्स, इन्वेंट्री के टाइप्स क्या क्या है। तो आपको सिंपली एकदम कॉन्फिडेंटली रिप्लाई देना है कि सर देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज कॉल्ड जनरल, मैंडेटरी और इंश्योरेंस, राइट। मतलब जनरल इन्वेंट्रीज आर दोज इन्वेंट्रीज विच आर केप्ट अप टू 1 ईयर्स, ठीक है। मतलब उसकी जो यूजेस है, लाइफ साइकिल है, वो बहुत मतलब फास्ट है, मतलब यूज बहुत जल्दी होता है, कंज्यूम जल्दी हो जाता है।
तो इसको जो यूजेज है वो 1 ईयर बोला जाता है। मैंडेटरी है अप टू 3 इयर्स, ठीक है। और जो इंश्योरेंस है वो है लाइफ टाइम, मतलब क्या होता है लाइफ टाइम बोल लो, लाइफ टाइम। एक पार्ट बोला लाइफ टाइम और एक है अप टू 5 ईयर भी लिख दो, एक क्रॉस लिख रहा है अप टू 5 ईयर। मतलब देखो 2 तरीके से बताया मैंने बोला कि कोई इक्विपमेंट है उसमें कोई स्पेयर है, वो 1 साल में कंज्यूम हो जा रहा है, लग रहा है स्पेयर कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है ना। पिन बुश है, बोल्ट्स हैं, ठीक है ना, ऑयल है, ये सब तो जनरल में आ जाते हैं। मैंडेटरी जो शाफ्ट है, जो गियर है वो इमीडिएट खराब नहीं होते, उसको 2 साल लग जाता है, 3 साल लग जाता है, तो मैंडेटरी है एज पर द लाइफ साइकिल ऑफ द स्पेयर्स। इंश्योरेंस है जैसे आपका जो गियर बॉक्स है उसको टॉप कवर है, बॉटम कवर है, एंड कवर है, ठीक है ना, तो ये क्या इमीडिएट खराब नहीं होता, बट आपको पता है कि ये इमीडिएट बन के आएगा नहीं, तो आप क्या करते हो उसके लिए रोक देते हो कि भैया इसको हमको मेंटेन करके रखना है, करके दिन कुछ इश्यू है तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन्वेंटरी प्रोटोकॉल हमेशा मेंटेन करना है, ठीक है। अब बोला जाएगा कि क्या आप कैन यू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम SAP स्क्रीन एंड पेस्ट इन एक्सेल फाइल। फिर से दोस्तों बहुत सिंपल सा है कि आपने SAP स्क्रीन है उसमें से आपको डेटा को सिलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, एक्सेल फाइल या कोई भी फाइल है उसमें आपको सेव करना है। तो बोलोगे यस, योर आंसर वुड बी यस, आप कर सकते हो, ठीक है। यस, अब बोलोगे बताओ कैसे, तो आप बोलोगे सर सिंपल सा है, इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, Ctrl+Y। अभी क्या है इसमें क्या नहीं है ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, बट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप बोल के बता सकते हो कि यस सर हम ऐसे करके कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल आ सकता है कि हाउ टू ट्रैक एक्सपेंस अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर। तो दोस्तों सीधा है, आपको रिप्लाई देना यस सर आई नो, मुझे पता है कि कैसे निकालना है। इसके लिए जो टी कोड होता है सर वो होता है IW3M, और 3M क्या होता है, इसको बोला जाता है गुड्स मूवमेंट अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर। और इसका मूवमेंट टाइप क्या होता है दोस्तों, फिर से बता, 261, 262, 101 और 102, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे हैं जिसके थ्रू आप किसी भी मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू आप एक्सपेंस को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बता दिया, ठीक है। अब आया नेक्स्ट सवाल आया कि आपको पूछा जाएगा कि यार मुझे एक चीज़ बताओ कि आप कंसल्टेंट हो, आप कंसल्टेंट बनने वाले हो, हाउ टू ट्रैक SAP टी कोड ऑथोराइजेशन। तो आपको बताना यस सर दैट इज वेरी इजी, the authorization display is available in T code SU53, ठीक है। तो आपको सिंपली है इसमें टी कोड ऑथोराइजेशन आप उसको बता दोगे कि आपका कोई भी चीज़ है उसको आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब बोलेगा कि अब मुझे बताओ /n का मतलब क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप सिंपली आपको रिप्लाई देना है कि /n कहाँ लगता है, तो आप बताओगे दिस इज यूज्ड इन ट्रांजैक्शन बार, जो भी आपको जो बॉक्स होता है उसमें होता है, उसमें आपको जैसे मैं बता देता हूँ, पहले जैसे मैं बात किया सिलेक्शन /n IW21, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आपका जो एग्जिस्टिंग जो स्क्रीन है उसी में ही दूसरी स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या है, मतलब आपको दिक्कत नहीं है, तो भागने की जरूरत नहीं है, आप सेम स्क्रीन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब पूछा जाएगा कि अच्छा आप एज ए मेंटेनेंस प्लानर आए हो यहाँ पर, या आप एज ए कंसल्टेंट आए हो, तो मुझे बताओ कि सर्विस एंट्री क्या होती है, ठीक है। सर्विस एंट्री क्या होती है, उसको क्या समझते हो सर्विस एंट्री से मतलब। तो आपको बोलना है कि सर्विस एंट्री किसकी होती है, सर्विस की होती है। सर्विस कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टर करता है, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्टर सर्विस किसके अगेंस्ट में करता है, परचेस ऑर्डर या वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो उसकी क्या एक्सेप्टेंस होती है, मेजरमेंट होता है, और उसके बाद में क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, जो लास्ट वाला वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल,
सीधा यही बताना है। इसके बेस पे हम टी कोड है ML81 सिंपल सा आपको बताना है कि सर मैं क्या, टी कोड तो मुझे पता है ML81 है, बेस ये है कि दिस सर्विस एंट्री वुड बी डन बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस बाय द जॉब रिक्वेस्टर, एक्सेप्टेंस बाय द साइट सुपरवाइजर, मेजरमेंट होगा उसका, वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल डेटा मेजरमेंट, अप्रूवल होगा, साइन होगा। उसके बाद में क्या है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो क्लॉज है उसमें कोई LD क्लॉज है क्या, डिले इन वर्क, वो है क्या, वो आपको चेक करके आपको बताएगा। और उसके अलावा क्या है, वेरीफाई होगा कि इसका GSTN ओके है कि नहीं, GST नंबर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका लीगल कंप्लायंस, मतलब जिसके जो आदमियों से काम करा रहा है उसका PF, प्रोविडेंट फंड, ESI, ठीक है ना, ये सारे इन लाइन है या नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं रोड से उठा के काम करवा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस एंट्री में, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि क्या आप SAP में आप गैंट चार्ट देख सकते हो, गैंट चार्ट, तो आपको बोलना है यस दिस इज अवेलेबल इन SAP। अब बोले कहाँ होता है, तो बोला ऑर्डर में। उसके अलावा बोले कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों इतना बेसिक नहीं पूछा जाएगा। अगर हो गया, मान लीजिए कोई ऐसा आ गया जिसने पूछ लिया कैसे मुझे करके दिखाओ, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है दोस्तों। अब पूछेगा कि आपका क्या बोलते हैं, आपका SAP में क्या कोई ग्राफिक चार्ट बन सकता है, ग्राफिक चार्ट, तो यस ग्राफिक चार्ट बनता है अगेंस्ट द डिस्प्ले, लिस्ट ऑफ डिस्प्ले के लिए बनता है ग्राफिक डिस्प्ले, ठीक है। अगर कोई काम चल रहा है जिसके लिए ऑपरेशन मैंने डेट डाला है, टाइम डाला है, तो वो हो गया गैंट चार्ट कि कितना प्लांट है उसके अगेंस्ट में कितना एक्चुअल है। और जो ग्राफिक चार्ट होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, एक टेबल बनता है जो क्या बोलते हैं कॉलम वाला, कितना प्लांट था, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट, वन इज रिलेटेड टू एक्टिविटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैन डेज, एंड अदर इज रिलेटेड टू द नंबर्स, ओके। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंट चार्ट और ग्राफिक चार्ट में अंतर, ठीक है। तो मैंने जो बोला है उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि आप क्या समझते हो SAP में कि बजट क्या होता है, या एक्सपेंस क्या होता है। तो आपको सीधा रखना है कि फॉर एनी फाइनेंशियल, फॉर एनी FI देयर इज सम अमाउंट इज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड, ठीक है ना, ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड फॉर द सेक्शन लिख दो या डिपार्टमेंट लिख दो या प्लांट, ठीक है ना। तो उसकी क्या कहते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैकिंग बाय होम, फाइनेंस और सेल्फ, खुद से भी आप ट्रैक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फाइनेंस ही करता रहेगा, ठीक है ना। तो उसके थ्रू भी हम किसी भी जो सेक्शन है, सेक्शन इसलिए बोला कि ये सेक्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है, या आपका प्लांट होता है, तो इसके थ्रू कोई भी बजट मिला है, मतलब मान लीजिए कोई बजट है जो 1 CR मिला है, तो उसके अगेंस्ट आप बजट चेक कर सकते हो कि ये बजट कहीं पर यहाँ कम है, कम खर्चे हुए हैं, ठीक है ना, सॉरी, आपके जो खर्चे हैं वो क्या कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपका कम हुआ हो, ओके, कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो, ठीक है ना। ये कुछ भी केसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको ये पता करना है कि खर्चे क्या हैं बोल के, ठीक है दोस्तों। ईजी है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि हाँ सर मुझे समझ में भी आ रहा है जो मैंने आपसे बात की है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पूछा जा सकता है कि आपका जो SAP है उसमें मेंटेनेंस प्लान क्या होता है, बोलेगा टास्क लिस्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको ये दोस्तों सिंपल सा है, टास्क लिस्ट क्या होता है बेस्ड ऑन इक्विपमेंट टाइप वी डिफाइन सम चेक्स टू बी परफॉर्म ऑन स्टैंडर्ड इंटरवल by the department for the healthiness of the equipment, सीधा है। मतलब कोई भी टास्क लिस्ट क्या होता है कि जो इक्विपमेंट है उसका टाइप के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि टास्क लिस्ट क्या है, कोई इक्विपमेंट है किस टाइप का इक्विपमेंट है, क्या वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, क्या वो वर्टिकल पंप है, क्या वो कैंड पंप है, क्या वो बेल्ट कन्वेयर है, क्या वो चेन कन्वेयर है,
क्या वो आपका बॉयलर है, आपका मान लीजिए कि आपका कोई सबमर्सिबल पंप है, आपका जॉकी पंप है, तो इसके हिसाब से आपका टास्क लिस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और मेंटेनेंस प्लान क्या है दोस्तों, मेंटेनेंस प्लान क्या है, उसी के बेस पे आप किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हो और टास्क लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो उसको हम ये कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस प्लान, ठीक है। अब सिंपल सा दोस्तों, अब नेक्स्ट मैं वही पूछूंगा, फिर से सेम वही बात आएगी क्वेश्चन की, कि जो टास्क लिस्ट है उसका टी कोड क्या होता है। टी कोड तो बताना है ना, टी कोड लिख लो दोस्तों। टी कोड होता है IA05, IA06, IA07, IA08। ये सारे टी कोड हैं, इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। टाइप्स हैं इसमें, इक्विपमेंट वाइज भी कर सकते हो, इक्विपमेंट वाइज भी आप क्रिएट कर सकते हो, और उसके अलावा आप फंक्शनल लोकेशन वाइज भी क्रिएट कर सकते हो, फंक्शनल लोकेशन वाइज, ठीक है दोस्तों, क्लियर। टास्क लिस्ट। अब आपको बोलेगा कि आपको टी कोड पूछ लिया, बोलेगा कि पीएम है एक मिनट, कोई पूछ सकता है एक बार, पीएम है, एसएपी पीएम प्लान, ये टाइप कितने होते हैं आपको सिंपली बताना। दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल साइकिल प्लान और दूसरा होता है स्ट्रेटेजी प्लान, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी प्लान, ठीक है ना। सिंगल साइकिल प्लान क्या है, मतलब उसमें डिफाइंड होता है, क्या है डिफाइंड होता है, इंटरवल, ठीक है ना। और वो क्या होता है, पर्टिकुलर सिंगल इक्विपमेंट पर रन करता है, सिंगल इक्विपमेंट पे रन करता है, ठीक है ना, सिंगल साइकिल प्लान। और ये क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है, आगे जाएंगे तो क्या होता है, कंसर्न होता है। कंसर्न क्या होता है, कुछ भी अगर इक्विपमेंट चेंज आता है आपको दिक्कत आ जाएगी। बट जो स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी वो क्या होता है, बेस्ड ऑन इक्विपमेंट टाइप डिफाइंड होता है कि कितने पीएम कितने महीने में कितने टाइम में होना है, उसके लिए होता है। तो दोस्तों सवाल आएगा, एससीपी पीएम प्लान के बारे में क्या जानते हो, आप उनको बताना है कि मैं पीएम प्लान के बारे में ये जानता हूँ कि इसके दो टाइप होते हैं, सिंगल साइकिल प्लान, स्ट्रेटेजी प्लान। जो इंटरवल होता है वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट के लिए डिफाइंड होता है, वो सिंगल साइकिल प्लान होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर साइकिल चलती रहती है, ठीक है। बट स्ट्रेटेजी क्या होता है, वो क्या होता है, बेस्ड इक्विपमेंट टाइप पर डिफाइंड होता है, ठीक है ना, कि आपका ओईएम बोलते हैं कितने समय में होना क्या होना है, तो उसके लिए आप क्रिएट करते हो। स्ट्रेटेजी प्लान क्या, ऑलरेडी इसका टास्क लिस्ट क्रिएटेड होता है। सिंगल साइकिल प्लान में जरूरी नहीं कि टास्क लिस्ट क्रिएट हो, आपको इमीडिएट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये पहले से प्लान होता है, मतलब प्री प्लान होता है, ये होता है कि इमीडिएट आपको करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। सो दोस्तों ये कुछ वीडियोज़ हैं जिसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये क्या है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी लोग हैं आप एक चीज बात सुन लीजिएगा कि जो भी मैंने बताया दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको आगे भी बहुत यूज़ होगा ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आपको मतलब और बेस में घुसना है कि और क्या पूछा जा सकता है। मैंने ऊपर के सारे बता दिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों होप्स अगर आप किसी भी एसएपी कंसल्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइड, ठीक है। और अगर आपको सीखना है कि और क्या है क्या नहीं, तो मेरी वीडियोज़ हैं, ग्रेटर देन 100 वीडियोज़ हैं जो मैंने बना ली है एसएपी में, तो उसको रेफर करना। अगर कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना, खुद से सवाल करना कि मुझसे क्या पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। जब आप रोड में गाड़ी लेके चलते हो ना, तो आपको पता है ना, ट्रैफिक वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो सारी चीज़ें लेके चलो। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ चीज़ें छूट भी जाएंगी मेरे से, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से तैयारी करो। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सेक्शन में एसएपी पीएम मॉड्यूल। थैंक यू।